नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष सागर रत्न विज्ञान में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। आज हम जानेंगे कि काल सर्प दोष क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आती हैं और इसके साथ ही एक और दोष के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वो दोष क्या है वो आपको आगे ही पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। चर्चा पर आज हमारे साथ मौजूद हैं रजत जानगीर जी। इनके बारे में मैं बता दूं आपको कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके साथ ही साथ जेमोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ ही वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बहुत स्वागत है रजत आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप आज? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। जी रजत, आज आपसे हम बात करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। हालांकि आपने बहुत सारे दोषों के बारे में हमें बता दिया है, तो हमारी कोशिश भी यही है कि आपसे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम ले लें। तो मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि काल सर्प दोष क्या होता है। बहुत डरते हैं लोग इससे भी। जैसे जैसे अपना राहु के बाद कहीं ना कहीं प्लैनेट्स उसके साथ और उसके एक साइड में आते रहेंगे, तो वो एक साइड थोड़ा हैवी रहेगा और जो बाकी दूसरा साइड है, जो अगले आखिरी जो 5 घर होंगे वो बिल्कुल खाली रहेंगे। वहाँ पर कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि काल सर्प दोष है। देखिए, काल सर्प दोष में जो दो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं वो राहु और केतु ही हैं, और उन दोनों प्लैनेट के अंदर ही सारे के सारे प्लैनेट्स आपके आने चाहिए, तो आपका काल सर्प दोष बन जाता है। वहीं पे अगर मान लीजिए केतु से राहु के बीच के अंदर अगर वो सारे प्लैनेट्स आ जाए, मतलब केतु से चालू होके राहु तक अगर एक ही साइड पे सारे प्लैनेट्स हों तो उसे काल सर्प योग भी बोला जाता है। ये आपका काल सर्प दोष और काल सर्प योग है। जी, दोनों के बारे में आपसे बात करेंगे। पहले मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, काल सर्प दोष के बारे में बात करना चाहूँगी। इसके दौरान प्रॉब्लम्स क्या आती हैं रजत जी? देखिए, काल सर्प दोष में जो प्रॉब्लम्स जनरली आती हैं वो आपके भाग्य से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, भाग्य साथ नहीं देना बहुत कॉमन बन जाता है। चीज़ें नहीं बनना, आपका काम आगे नहीं बनना बहुत कॉमन हो जाता है। काल सर्प दोष की अगर बात करी जाए तो जैसे राहु होता है ना, राहु कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अगर आसमान में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कहीं नहीं दिखेगा। राहु एक एनर्जी है। ठीक है, उसी तरीके से केतु क्या है, केतु भी एक एनर्जी है। राहु जिसको अपन सर, जिसको अपन हेड बोल की दृष्टि देते हैं, और अगर मैं नाग के शेप की अगर बात करूं तो नाग का जो सर होता है उसको हम राहु के को का दर्जा देते हैं, और वहीं पे जो नाग की जो पूंछ होती है या तो जो बॉडी का जो धड़ होता है, ठीक है, उसको अपन केतु की दृष्टि से बात करते हैं, तो वो आपका केतु की दृष्टि केतु बोला जाता है। इन दोनों के बीच के अंदर जो प्लैनेट हुए, ठीक है, वो सारे के सारे किस तरह से फंक्शन करते हैं लाइफ में, किस किस जगह पे उनकी दृष्टि रहती है, जहाँ पे भी राहु और केतु की दृष्टि ज़्यादा आती है उन घरों पे कहीं ना कहीं राहु और केतु थोड़ा सा प्रॉब्लम्स करते हैं। किस्मत साथ नहीं देना ये एक बहुत कॉमन चीज़ बन जाती है। काम के साइड पे जो कर्म स्थल है उसके ऊपर बेनिफिट्स नहीं होना ये बहुत कॉमन चीज़ बन जाती है। शादी में डिले होना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम यूजुअली रहती है। शादी अगर हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना। शादी अगर मान लीजिए कि अगर शादी होने का समय भी आता है तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा डिस्कनेक्ट या शादी नहीं हो पाना या शादी को और ज़्यादा डिले करना, ये भी कहीं ना कहीं आपका काल सर्प दोष करता है। इसी के साथ साथ देखिए, राहु जो होता है, राहु एक सर है, उसकी बॉडी नहीं है, तो एक सर का भी मुंह होता है, तो राहु इनफाइनाइट एक एनर्जी आपकी कंज्यूम करता रहता है। ठीक है, अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं तो हर एक प्लैनेट को, राहु से लेकर केतु के अगर हम बात करें तो हर एक प्लैनेट के ऊपर जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि होती है या हर एक प्लैनेट को जैसे जैसे वो देखता है या जिसके उससे कंजंक्शन में आता है, कहीं ना कहीं उस प्लैनेट की अच्छाइयाँ को कंज्यूम करने का काम राहु का होता है। जस्ट बिकॉज उसका पेट या उसका धड़ नहीं होता तो उसका कंजम्पशन इनफाइनाइट होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को होती है वो काल सर्प दोष में ही होती है, क्योंकि दोष के समय राहु सबसे ज़्यादा एक्टिव प्लैनेट की तरह काम करता है और उसके बाद सारे प्लैनेट्स की जो अच्छाइयाँ हैं उसको खाते रहता है, सारी नेगेटिविटी जो है उसको आगे बढ़ाते रहता है, और सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर, भले ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स डाउन होना, या आपके अगर मान लीजिए आपके लाइफ के अंदर हॉस्पिटल जाना का जो दृष्टि अगर थोड़ी ज़्यादा बनती है तो उसको और जल्दी क्विक एक्ट करवाना, बेनिफिट्स रिलेटिवली कम होना, तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं काल सर्प दोष सबसे ज़्यादा बनाता है। और यहाँ पर जो केतु है, केतु क्योंकि पूंछ का काम करता है, तो केतु जो है, केतु का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे राहु का होता है, क्योंकि राहु सबसे ज़्यादा एक्टिव प्लैनेट होता है इधर, और उस एक्टिविज्म की वजह से
वो इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को इनफाइनाइट तरीके से कंज्यूम करता रहता है, या सारी की सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते रहता है, इनफाइनाइट तरीके से बढ़ाते रहता है, अच्छाइयों को कंज्यूम करता है। और रिलेशनशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आना बहुत लाजमी हो जाता है। ये है आपका काल सर्प का प्रॉब्लम। जी। अब अगर मैं बात करूं काल सर्प योग की, योग। तो यहाँ पे सांप थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर मैं काल सर्प योग की बात करें तो केतु का जो प्लैनेट होता है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइमरी बन जाता है। देखिए केतु क्या है, केतु धड़ है, केतु एक अंधे इंसान की तरह है, ठीक है, जिसका खुद का दिमाग नहीं होता। जिस डायरेक्शन में आप केतु को पकड़ोगे, अगर अच्छे डायरेक्शन में लेके जाओगे तो केतु अच्छे डायरेक्शन में जाता है, केतु को खराब डायरेक्शन में लेके जाओगे तो केतु खराब डायरेक्शन में जाता है। लेकिन काल सर्प योगी जो कुंडली होती है वो इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली रिलेटिवली नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं, जहाँ पर और प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि इस समय जो केतु है, केतु के पास स्टमक है, ठीक है, प्रॉब्लम्स को कंज्यूम करने की जो एपेटाइट है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लिमिट की बात होती है तो इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा ना होना का रीज़न जो है वो है कि केतु से लेकर राहु के बीच में जितने भी प्लैनेट्स आ रहे हैं वो एक काल सर्प योग बना रहे हैं, और उस योग की वजह से प्रॉब्लम्स तो होंगी आपको, लेकिन इतनी नहीं होगी। कुछ जगह ये योग बहुत ही ज़्यादा लाभकारी भी कहते हैं मालूम होते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग है और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली ऊपर जाती है। जिस प्रॉब्लम से जो काल सर्प दोष वाले लोग हैं जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वैसी प्रॉब्लम्स काल सर्प योग वाले फेस नहीं करते, रिलेटिवली उनकी प्रॉब्लम्स कम होती है। लेकिन जितनी ऊंचाइयां काल सर्प योगी की कुंडली अगर देखती है, उतनी ऊंचाइयां कहीं ना कहीं काल सर्प दोष वाली कुंडली है थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि काल सर्प दोष वाले लोग उन्नति नहीं करेंगे, इसका जस्ट ये मतलब है कि उन्नति करने में उनको प्रॉब्लम्स रिलेटिवली ज़्यादा आएंगी, ठीक है, मेहनत उनको रिलेटिवली ज़्यादा करनी पड़ेगी, विजिबिलिटी लाने के लिए उनको अपना टाइम, एफर्ट और जितना मानसिक जो कहते हैं ना तनाव, रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन उनको रिजल्ट आगे जाके बहुत अच्छे भी मिलेंगे। जी। तो अगर हम बात करें योग की, तो योग को हम थोड़ा पॉजिटिव की तरह से देख सकते हैं कि काम तो वहाँ पर अगर जैसे कि आपने बताया कि अगर वहाँ पर केतु है तो केतु को जिस दिशा में आप लेकर जाओगे वो उस दिशा में चला जाएगा, और अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो तो वहाँ पर भी वो सपोर्ट करेगा। लेकिन जब बात आ जाती है दोष की, तो दोष में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर है राहु। और राहु का जैसा कि आपने बता रखा है, बहुत चंचल होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, चतुर माना गया है उनको, और प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकते हैं। जी, चंचल तो नहीं लेकिन चतुर तो बहुत चतुर, बिकॉज जो राहु है, राहु क्या है, राहु एक सिर्फ दिमाग है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राहु अकेले राहु के भी किसी को परेशान नहीं करता, राहु हमेशा बाकी जो उसके साथ आता है उसको परेशान करता है, क्योंकि अकेला जो राक्षस है वो अगर अपने कमरे के अंदर बैठा है, ठीक है, और उसके साथ में कोई भी नहीं है तो अपना दिमाग कहाँ लगाएगा। लेकिन जब भी काल सर्प योग की अपन बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे प्लैनेट जो उसके आसपास की दृष्टि रखते हैं, अगर एक साइड का एनर्जी अपन बात करें तो उन प्लैनेट्स के ट्रांजिशन के अंदर राहु कहीं ना कहीं उन प्लैनेट्स की अच्छाइयाँ खा जाता है और रिजल्ट्स जो थोड़े से दिक्कत देता है। जी। राहु के साथ अगर कोई प्लैनेट अगर मान लीजिए आके बैठ गया तो कहीं ना कहीं राहु जो है उसको सबसे ज़्यादा परेशान भी करता है। और इसी वजह से कहते हैं ना कि जो क्लेवर दृष्टि होती है, चतुर दिमाग जो होता है, वो कहीं ना कहीं बाकी जो सौम्य लोग होते हैं उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डोमिनेट भी करता है। इसलिए राहु को काफ़ी डोमिनेटिंग भी माना गया है। काफ़ी लोग जो सेल्स के अंदर होते हैं उनका राहु जो होता है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह प्लेस होता है जो उनको वो सेल्स ट्रेड दे सके। राहु की कहीं ना कहीं जो दृष्टि अगर बुद्धि पे आती है तो कैलकुलेटिवनेस या फिर बिजनेस रिलेटेड आइडियाज़ को भी अपन बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करता है वो। एक राहु के साथ अगर मान लीजिए बृहस्पति आके बैठ गया या बृहस्पति का कहीं ना कहीं दृष्टि आदान प्रदान होती है तो इसे अपन गुरु चंडाल योग भी बोलते हैं, जो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की एनर्जी भी लाता है। जैसे गुरु चंडाल योग अपन बात अगर कर ही रहे हैं तो गुरु चंडाल योग एक ऐसा है जिसमें बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा राहु को कंट्रोल करता है। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा राहु को कंट्रोल करता है और कहीं ना कहीं राहु की जो काल सर्प दोष की जिस दृष्टि है उसको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है। बृहस्पति के अलावा एक और प्लैनेट ऐसा बनता है ऑन द ग्राउंड जो उतनी ही इंटेंसिटी से राहु को कंट्रोल कर सकता है और उसे अपन बोलते हैं शुक्र। जी। शुक्र को हम बहुत सौम्य ग्रह मानते हैं,
शुक्र को मानते हैं कि भाई हाउस ऑफ लव की बात करें या प्लैनेट ऑफ लव की बात करें, प्लैनेट ऑफ विजिबिलिटी की बात करें, प्लैनेट ऑफ मनी की बात करें, पैसे की बात करें, फाइनेंस साइड से देखा जाए या लग्जरियस लाइफ को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वीनस की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। अगर वही वीनस की दृष्टि राहु पे आ जाए तो कहीं ना कहीं इस दृष्टि को राहु को वीनस जो है वो राहु को कंट्रोल कर सकता है, और काल सर्प की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो निवारण और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिल जाएगा और मिल सकता है। जी। रजत, इसी के साथ एक प्रश्न आपके लिए, एक सवाल आया है व्हाट्सएप पे, मैं आपको वो बता देती हूँ इनकी कुंडली। इनका जो बर्थ डेट है वो है 18 अक्टूबर 1999। टाइम है इनका 1:15 AM। जबलपुर बर्थ प्लेस है। प्रॉब्लम इनको ये आ रही है कि करियर अभी शुरू ही किया है और स्टार्टिंग में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं। देखिए, जो आपने कुंडली बताई उसके हिसाब से इनकी जो लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है वो राहु की ही चल रही है। इनकी राहु की महादशा चल रही है। देखिए, आपकी जो राहु की महादशा है उसने, और साथ साथ के अंदर आपके जो चंद्र हैं वो फिलहाल 7.5 की दृष्टि भी रखते हैं। 7.5 कुंडली के अंदर अभी चल रही है। 7.5 की वजह से और कहीं ना कहीं राहु की महादशा की वजह से आपको ये दिक्कतें आ रही हैं। राहु की दृष्टि चंद्र पे भी बनती है जो कहीं ना कहीं एक पितृदोष भी बनाती है, और इसी वजह से आपके करियर पे, आपकी पर्सनल लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए आपको मैं बोलूँगा एक मूंगा का धारण करें, और साथ साथ के अंदर एक पुखराज का भी धारण करें। पुखराज और मूंगा कहीं ना कहीं आपको हेल्थ के अंदर और करियर स्थल के अंदर, फाइनेंशियल स्तर की अगर भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपका करियर काफ़ी उन्नति भी लेगा। आने वाला जो समय है अगले 2 साल वो काफ़ी अच्छे जाएंगे, लेकिन 2025 से लेकर जो 2029 का समय बनता है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत भी बनता है। इससे पहले अगर आप काफ़ी सारी रेमेडीज़ कर लेते हैं तो आपको इन प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा आराम भी मिल सकता है। जी, तो इनकी समस्या का समाधान तो रजत जी ने दे दिया। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो उसका समाधान आपको आज के इस एपिसोड में तो नहीं, लेकिन आप बात कर सकते हैं रजत जी से। आपके टीवी स्क्रीन्स पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करके रजत जी से बात कर सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी समस्या बहुत डिटेल में उनको बता सकते हैं। समस्या बिल्कुल डिटेल में जब हम समझते हैं तो उसका जड़ से निवारण करना आसान हो जाता है। तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, बात कीजिए और समस्या का समाधान पाइए। तो रजत, एक बार फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम ये मान लें कि राहु और केतु किसी के अच्छे हों, तभी भी क्या परेशान ही करता है? देखिए, अगर राहु और केतु में से कोई प्लैनेट अगर अच्छा है जी। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट थोड़ा सा ठीक मिल जाता है। ठीक है, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है और राहु की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी है और राहु कुंडली को सपोर्ट करता है, तो काल सर्प दोष का जो प्रॉब्लम है वो रिलेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है। इतनी प्रॉब्लम्स लोगों को जनरली नहीं आती जितनी काल सर्प दोष इन नॉर्मल आती है। ठीक है, अगर राहु को स्ट्रॉन्ग करना है तो कहीं ना कहीं गोमेद का धारण, अगर कुंडली में सपोर्ट करता है राहु, तब जाके आप एक गोमेद को धारण कर सकते हैं, और गोमेद धारण करने के बाद ही आपको वो रिजल्ट रिलेटिवली थोड़ा बेटर मिलता है। केतु की जहाँ तक बात करी जाए, देखिए केतु, जैसे मैंने आपको बताया था, केतु को आप ऐसे ही स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि केतु को सपोर्ट करने के लिए उसका कोई दूसरा आधार होना चाहिए। जी। तो केतु का जो प्लैनेट है वो ये भी मैटर करता है कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति की पोजीशन क्या है, और अगर बृहस्पति कुंडली में सपोर्ट करता है और केतु भी कुंडली में सपोर्ट करता है तो आपको केतु का रत्न धारण करने से पहले आपके बृहस्पति को थोड़ा स्ट्रेंथन करना बनेगा। एक बार बृहस्पति की दृष्टि थोड़ी सी बेटर हो जाए, क्योंकि बृहस्पति रिलेटिवली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है ऑन द ग्राउंड, बट जैसे ही आपका बृहस्पति ठीक होता है उसके बाद आप केतु का रत्न धारण करने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन धारण करने से पहले आपको पूरी विधियां ध्यान रखनी पड़ेंगी। धारण करने से पहले आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा क्या आपको बृहस्पति या आपको क्या कहीं ना कहीं कैट्स आए, जिसको अपन बोलते हैं केतु का रत्न, आपको सूट करता है नहीं करता। अगर वो आपको सूट करता है तभी उसको धारण करें, और धारण करने के बाद आप उसको ध्यान रखें। कोई ना कोई जो अगर आपको प्रॉब्लम आती है वो रिलेटिवली थोड़ी आसान हो जाएगी। जो आपको दिक्कतें आती हैं राहु और केतु के इस पर्टिकुलर कंजंक्शन से, या अपन बोलते हैं काल सर्प दोष या काल सर्प योग की कुंडली वाले लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो इन रत्नों को धारण करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं। जी,
तो रजत, अब इसके साथ एक और दोष के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जो है पितृदोष। तो इसको भी बड़ा मुश्किल मानते हैं, क्या मुश्किल है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए पितृदोष, पहले आप बताइए आपको क्या लगता है पितृदोष क्या होता होगा, आपने क्या पितृदोष सुना है? पितृदोष के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि पितरों से रिलेटेड कुछ होता होगा, जो हमारे पूर्वज हैं उनसे रिलेटेड कुछ होगा। देखिए अगर मेरे को किसी को समझाना हुआ कि जी। पितृदोष क्या है, जी। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाता हूँ यूजुअली कि देखिए पितृदोष की जो एनर्जीज होती हैं कहीं ना कहीं अपन बोलते हैं कि पूर्वजों से आती है, जी। या अपने जो पेरेंट्स हुए, उनके पेरेंट्स हुए, उनके पेरेंट्स हुए, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज हमारे अंदर आती है। ये बात सही है कि एनर्जीज आती है, क्योंकि देखिए जब अपन पूरे कुटुंब की बात करते हैं, फैमिली ट्री की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की ही हमारी ब्लड लाइन हमको फॉलो करती है और जी। उनकी ही दृष्टि हमारी बॉडी में आती है। लेकिन अगर हम पितृदोष स्पेसिफिकली बात करें, तो अगर पितृदोष को अपन देखें तो पितृदोष में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स बनते हैं वो यहाँ पे भी राहु, चंद्र, सूर्य और केतु, ये 4 प्लैनेट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर राहु की दृष्टि चंद्र या सूर्य पे पड़ रही हो, या फिर केतु की दृष्टि चंद्र या सूर्य पे पड़ रही हो, तो वहाँ पर पितृदोष बोला जा सकता है। राहु की पंचम, सातवीं, नवीं, या राहु के साथ में ही कहीं अगर चंद्र या सूर्य बैठ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो चंद्र का जो सौम्य स्वभाव होता है, जो इमोशन होता है, उसके ऊपर एक क्लेवरिश एनर्जी रहती है। इसको अपन नज़र के तौर पे भी बात कर सकते हैं। जैसे काम होते होते रुकना, ठीक है, काम नहीं बनना। मान लीजिए आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, आप एक गाड़ी ही खरीदना चाह रहे हैं, तो गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं। घर खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन वो डील नहीं हो पाती। या मान लीजिए कि अगर आपने बोल दिया कि मैं कुछ नया लेने वाला हूँ, और आपको लगता है कि कोई नज़र की वजह से आप वो नई चीज़ नहीं ले पा रहे हो, आपके काम में बाधाएं आ रही हैं, तो इसका कहीं ना कहीं पितृदोष से पूरा का पूरा डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। और जिन जिन लोगों की कुंडलियों में, अपने उनके लग्न चार्ट के हिसाब से, जिन जिन लोगों की कुंडलियों में राहु की जो दृष्टि है चंद्र या सूर्य पे आती है, तो वहाँ पर ये दृष्टि थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है, और कहीं ना कहीं लक फैक्टर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। नज़र की दृष्टि भी बोलते हैं इसको, और इसे अपन पितृदोष बोलते हैं। पितृदोष को अगर समझना हो कि एक्चुअली में होता क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी अपनी बॉडी में है, आपके वो पेरेंट्स से आती है, मदर और फादर से आती है। अगर मान लीजिए आज की डेट के अंदर अगर कोई हस्बैंड और वाइफ दोनों की दृष्टियां या दोनों की एनर्जीज अच्छी नहीं है, एनर्जी अच्छी नहीं मतलब कि मान लीजिए ना हस्बैंड और ना वाइफ दोनों की आपस में नहीं बन रही है, तो पहला चीज़ जो अपन बोलते हैं ना, फैमिली बोलती है कि भाई अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ लाइक रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, जी। तो आप बेबी प्लान कर लीजिए। ये बहुत कॉमन चीज़ बोली जाती है। अब आप ये चीज़ नोटिस करिए, ना हस्बैंड खुश हैं ना वाइफ खुश हैं, ठीक है, और उसके बाद बेबी कंसीव कर लिया जाए, तो बच्चे के अंदर, उस बीज के अंदर जो एनर्जी जाती है वो काफ़ी डाउन जाती है। उसका रिजल्ट 9 महीने बाद जब कहते हैं बच्चे का जन्म होता है, वहाँ पर उसको पितृदोष के तौर के ऊपर ये उनकी कुंडली में आती है। ये चीज़ होती है पितृदोष, ठीक है। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ लड़ाई करते रहें, बिल्कुल। ठीक है। हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो बिल्कुल बहुत ही कोऑर्डिनल रिलेशन या बहुत ही लविंग रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लेकिन हस्बैंड और वाइफ बहुत ही अच्छे दृष्टि से बैठे हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी लोगों को कुंडली के अंदर जो उनके बच्चे हैं उनकी कुंडली में पितृदोष आता है। उसका एक ये रीज़न भी रहता है, या तो आप मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक की तबीयत इतनी खास नहीं चल रही हो, एनर्जी बॉडी की डाउन हो, ठीक है, तत्व बॉडी के डाउन पड़े हों, उस समय अगर बेबी को कंसीव किया जाए तो उसका भी जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं एनर्जी डाउन होने के बाद बच्चे की कुंडली में पितृदोष की तरीके से आता है। इस केस के अंदर बच्चे में थोड़ी कमज़ोरी, बच्चा थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा दुबला पतला, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बच्चे में ज़्यादा रहते हैं, और नज़र लगने का फिर अपन बोलते हैं कि नज़र लग गई बच्चे को, इसको भी अपन पितृदोष बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बनती है पितृदोष की, तो अब अगर हम बात करें कि हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है, और दोनों की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन दोनों के टाइम पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि उनका दोनों में से किसी एक का वर्क स्पेस काफ़ी ज़्यादा डाउन है और दूसरे का मेंटल स्पेस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप दोनों की अच्छी है, और दोनों की एनर्जी इन जनरल बॉडी की भी अच्छी है, ना बुखार है ना खांसी, बुखार किसी को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन दोनों के समय अगर अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो भी अगर बच्चे को प्लान किया जाए और बच्चे का जब डिलीवरी होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक पितृदोष की प्रॉब्लम आती है। इन चीज़ों को पितृदोष बोला जाता है।
ना कि हम अपने पूर्वजों को बोलें कि उन्होंने कुछ सही नहीं किया, या अपन अपन बोलते हैं ना कि हमें पितरों ने अगर कुछ कर्म सही नहीं किए होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर कर्म सही नहीं किए हैं मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो उनके बच्चों में उनकी दृष्टि आई है, उनकी एनर्जीज जो उनके बच्चों में आई है, तो वो कहीं ना कहीं कैस्केड होते हैं, उनकी ब्लड लाइन से नीचे आई है, उसको भी कहीं ना कहीं पितृदोष बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल रीज़न जो मैंने आपको बताया, ये 3 एग्जाम्पल बहुत ही सरल तरीके से, ये 3 चीज़ें होती हैं जो एक पितृदोष की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसको अपन नज़र की प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। इसमें अपन बोल सकते हैं कि काम होते होते रुक जाता है, या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं, या शादी नहीं हो पा रही है, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ पा रही है। इन सब को आप कोरिलेट करके एक कॉमन टर्म काफ़ी लोग बोलते हैं जिसे पितृदोष का नाम दिया जाता है। जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो पितृदोष है इसका निवारण कैसे करना है, ठीक कैसे करना है इसको? नहीं, पितृदोष के निवारण अगर करा जाए तो आप उज्जैन में जाके पितृदोष की पूजा करा सकते हैं। उज्जैन के अंदर कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर कोऑर्डिनेट्स काफ़ी अच्छे बनते हैं। आप बाकायदा नासिक में जाके भी इसकी पूजा करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पितृदोष की जो पूजा है वो आप बिल्कुल विधि के हिसाब से कराइए, और उसके अलावा आप अपनी कुंडली के अंदर ये देखिए कि कहाँ कहाँ आपका जो राहु है वो किस प्लैनेट को ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। चंद्र को दिक्कत कर रहा है, सूर्य को दिक्कत कर रहा है, और उसके बेस पे आप रत्न भी धारण कर सकते हैं, जिसके बेस पे आप अपनी उन एनर्जीज़, पितृदोष की एनर्जीज़ को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बृहस्पति की बात करी जाए, जिन लोगों का अगर मैं एसेंडेंट बोलूँ एरीज़ है किसी का, और एसेंडेंट एरीज़ के एसेंडेंट वाले पुखराज पहन सकते हैं और साथ में एक माणिक पहन सकते हैं। कहीं ना कहीं सूर्य को भी बल मिलेगा, और इस चीज़ को इस पितृदोष की दिक्कतें को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। कहीं पे भी अगर आप माने कि जिस किसी की कुंडली के अंदर अगर मकर राशि है, ठीक है, मकर राशि वालों को अगर पितृदोष की दिक्कत आती है, तो कहीं ना कहीं एक आप वीनस का या तो एक हीरा पहन सकते हैं। फिर हीरा पहनने के बाद कहीं ना कहीं आपके राहु को थोड़ा कंट्रोल मिलेगा, और कहीं ना कहीं सूर्य की दृष्टि भी थोड़ी सी रिलेटिवली बेटर हो सकती है। जी, अगर हम बात करें, हमने आपसे इसके बारे में नहीं पूछ पाए कि काल सर्प दोष जो है उसको कैसे ठीक करें, तो उसके बारे में भी अब आप बताएं। काल सर्प दोष के लिए भी बकायदा आपको जी। पूजा कराने की, जैसे हम बात करते हैं ना, काल सर्प की एक बकायदा पूजा होती है। जी। अगर मैं उज्जैन की बात, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उज्जैन में एक जगह है नाम सिद्धावट करके, सिद्धावट। ठीक है। जी। सिद्धावट पे आप जाके बकायदा अपनी काल सर्प की पूजा करा सकते हैं। पूजा के अंदर काफ़ी विधियां भी रहती हैं। वहाँ पे एक नाग और नागिन का जोड़ा भी रहता है। आपको बकायदा वहाँ के पंडित भी, जो आप एक अच्छे पंडित को अगर आप बात करें, तो वो आपको बकायदा बताएंगे कि किस विधि से किया जाता है। वहाँ पे एक सांप का जोड़ा भी रखा जाता है। वहाँ पे 9 के 9 ग्रहों की पूजा भी करी जाती है। और उसके अलावा आपका जो काल सर्प के बाद आपके जो अपने कपड़े हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आपको बहाया जाता है सिद्धावट के तट पे। तो आप उज्जैन में जाके बाकायदा काल सर्प की पूजा करा सकते हैं। और ये काल सर्प की जो पूजा है वो राहु से केतु, जो अपन बोल रहे हैं ना, काल सर्प दोष की पूजा आप वहाँ कराते हैं। काल सर्प योग के अंदर रिलेटिवली चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। उधर अगर आप अपना रुद्र अभिषेक कराएं तो आपको रिलेटिवली थोड़ा चीज़ें आसान मिलेंगी। तो रजत, इसके लिए हमें सिर्फ वहीं क्यों जाना है, उज्जैन ही क्यों जाना है, कहीं और नहीं हो सकती इसकी पूजा? बिल्कुल आप जा सकते हैं, जाने को आप नासिक भी जा सकते हैं। जी। ठीक है। उज्जैन और नासिक की अगर बात करूं तो वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जी। उनको अपन होली प्लेसेस बोलते हैं। ओके। ठीक है। होली प्लेसेस के कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा प्योर होते हैं। ठीक है। अगर मैं दिल्ली में बैठ के काल सर्प की पूजा करना चाहूँ तो वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, जो ऊर्जा होती है उस जगह की, जो मान्यता होती है उस जगह की, वो वहीं पे आप जब कराते हैं तो रिजल्ट रिलेटिवली ज़्यादा बेटर फील होता है, क्योंकि आप वहाँ खुद स्थित हैं। ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप सोचते हैं कि मेरी जगह कोई और पूजा कर ले, तो ये तो वही बात हो जाएगी कि भैया खाना कोई और खा रहा है और आप पेट आपका भर रहा है, तो कोई और पूजा नहीं करता। आपको ही पूजा करनी पड़ेगी, आपको ही उस कोऑर्डिनेट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, जब उस कोऑर्डिनेट पे आप बैठते हैं, आप उस लोकेशन पे आके जब बैठते हैं, तो जब आपकी पूजा होती है, उसका निवारण, जो उसकी एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इम्पैक्ट करती है, और रिजल्ट रिलेटिवली काफ़ी बेटर मिलता है। जी, तो जैसा कि रजत ने बताया कि आप जाकर के, अगर आपको काल सर्प दोष की प्रॉब्लम है तो आप नासिक में या फिर उज्जैन में जाकर पूजा करवा सकते हैं, वहाँ पर इसका निवारण आप करवा सकते हैं। तो रजत, अगर हम बात करें स्टोन्स की, क्या पितृदोष में कोई स्टोन्स हमें पहनने चाहिए? क्या वहाँ पर ये जो स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन, हेल्पफुल साबित होंगे? नहीं, बिल्कुल। आप पितृदोष के किसी भी दोष के अंदर अगर जो जेमस्टोन की अगर हम बात करते हैं, किसी ना किसी दोष के अंदर ये जेमस्टोन जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल रेमेडी से 20 या 100 गुना ज़्यादा तक काम करते हैं।
अगर हम छोटी मोटी रेमेडीज़ करें तो डेफिनेटली उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे काल सर्प और पित्त दोष की बात करी जाए, इन दोनों की अगर आप पूजा कराते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होता है। लेकिन रत्न धारण करने से जब आपकी बॉडी के अंदर जो रेज आती हैं, जो रश्मियाँ जाती हैं, उससे आपकी एनर्जी बैलेंसिंग हमेशा डेडिकेटेडली होती रहती है, बॉडी क्लेंजिंग होती रहती है, आपके पांचों के पांचों तत्व जो होते हैं ना बॉडी के 5 एलिमेंट्स, वो भी बैलेंस होते रहते हैं। तो इसलिए कुंडली के हिसाब से सही रत्नों को पहनना, सही एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके, सही दिशा समझ के आप उन रत्नों को धारण कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक पुखराज ही आपको कहते हैं सूट करे, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक नीलम ही सूट करे, आपको बाकी रत्न भी सूट कर सकते हैं और उन बेसिस पे आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम से आप कहीं ना कहीं निवारण पा सकते हैं। तो रजत जी, जैसा कि आप बता रहे हैं पितृदोष के बारे में, एक प्रश्न आपके लिए आया है व्हाट्सएप पर, मैं आपको बता देती हूँ। इनकी जो प्रॉब्लम है पितृदोष की प्रॉब्लम है और इसके निवारण के लिए स्टोन जानना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, 17 मई 1983। बर्थ का टाइम है 3:30 बजे दोपहर में। बर्थ प्लेस है कलकत्ता। देखिए आपकी जो कुंडली है वो वर्गो लगन की कुंडली है। इसके ऊपर बाकायदा आपके राहु की जो दृष्टि है जो पड़ती है आपके शनि पे, और साथ साथ में जो केतु की दृष्टि सूर्य पे जो पड़ती है वो थोड़ी दिक्कत देती है। और कहीं ना कहीं जो आपका सूर्य है वो आपके भाग्य के अंदर बैठा हुआ है। भाग्य को लेकर काफ़ी दिक्कत होंगी, काम में बाधाएं काफ़ी आती हैं। तो इस जगह आपको मैं सपोर्ट के लिए आपको एक पन्ना का डेफिनेटली धारण करना चाहिए, और अगर हो सके तो एक हीरे को धारण करिए। जो आपका शुक्र है वो राहु के साथ बैठा हुआ है, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए जो शुक्र जो है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट देगा, काफ़ी आपको वर्क साइड पे विजिबिलिटी देगा, काफ़ी आपको उन्नति देगा। और जहाँ तक अगर आपका देखा जाए आने वाला समय जो है वो शुक्र की महादशा भी चालू होगी 2026 के अंदर। ये जो महादशा है वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है। अभी जितने आपके काम जो रुक रहे हैं वो केतु की महादशा चल रही है, और उस केतु की महादशा के अंदर भी कहीं ना कहीं बृहस्पति चल रहा है। इसकी वजह से आपके जो बेनिफिट्स होते हैं वो रिलेटिवली थोड़े से कम हो रखे हैं। कहीं ना कहीं आपको पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इस साल के एंड तक आते आते आपको काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा। आपके शनि की अंतरदशा भी चालू होगी, और नाना करते हुए भी जो आपकी 2026 की शुक्र की दशा है वो जो 20 साल की जाती है आपको बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कर्म स्थल पे देती है। पैसे का मूवमेंट काफ़ी कराती है। प्रॉपर्टी के एरिया पे अगर देखा जाए वहाँ पे अच्छी दृष्टि है, प्रॉपर्टी भी आप काफ़ी खरीदेंगे। लग्जरियस प्रॉपर्टी की भी कहीं ना कहीं दृष्टि बहुत ज़्यादा बनती है। और इसी के साथ के अंदर 2025 के आते आते आप एक नई गाड़ी लेने का भी बाकायदा सोच सकते हैं। अगर स्टोन की बात करी जाए तो आपको एक पन्ना और एक हीरा, आप इन दोनों को डेफिनेटली पहने, विधि के अनुसार पहने और सही तिथि पे पहने, आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। जी, इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी, यदि आपके भी प्रश्न हैं तो आप रजत जी से बात कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, कांटेक्ट करें और उनसे बात कर लें, समस्या का समाधान ले लें। इसके साथ ही रजत, अब समय हो चला है इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करने का, विराम लगाने का। आप जाते जाते एक छोटा सा टिप ऑफ द डे जो आप देते हैं हर एपिसोड में, वो एक दे दें। देखिए, टिप ऑफ द डे के अंदर अगर आज बात करी जाए तो अगर मैंने जैसे आपको पहले के एपिसोड में बताया है कि सुबह उठना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिन लोगों की हेल्थ की प्रॉब्लम्स रहती है या जिन लोगों को थोड़ा सुबह सुबह ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, वो लोग बाकायदा नंगे पैर घास पे अगर सुबह 7 बजे से पहले अगर पैदल चलेंगे, घास पे नंगे पैर चलेंगे, तो उनकी बॉडी के जो अर्थ एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगे। हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी बहुत बेटर होंगी, काम काफ़ी ज़्यादा बेटर होना चालू होगा। मस्तिष्क और जो दिमाग के ऊपर जो एनर्जी है वो काफ़ी ठंडी पहुंचेगी, और काफ़ी सारे जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं ठीक होना चालू होंगे। तो ये है आपका टिप ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ रजत, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में तो इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।